नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आकाश अडयार में। इस बेहद ही खास सीरीज में बात करते हैं करंट अफेयर्स की, साथ ही साथ करते हैं उनका एनालिसिस, जो न केवल आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए सहायक है, बल्कि जितने भी आपके पीसीएस एग्जाम हैं या फिर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, साथ ही साथ आपके अगर हम देखें जो भी फोर्सेस एग्जाम है, उन सभी में टीचिंग के साथ साथ जिसमें भी करंट अफेयर पूछा जाएगा, ये ना सेशन आपके लिए आवश्यक हो जाएगा, बल्कि ये इसलिए और इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम ना इसमें आपको केवल करंट अफेयर बताते हैं, बल्कि उनको डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप उनके पीछे कॉन्सेप्ट समझ जाएँ। और ये समझें कि आज जो करंट अफेयर आ रहा है वो ऐसे इत्तेफाक नहीं है, बल्कि कहीं न कहीं क्या है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आज के करंट अफेयर को हम शुरू करते हैं। उससे पहले यदि हमें चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएँ और आप सबसे पहले मेरी वीडियो को देख पाएँ। यदि आप इस चैनल पे पुराने हैं, तो इसको अपना प्यार देते रहिए। रिलेटिव के साथ, अपने नियर वंस के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करवाइए, उनसे सब्सक्राइब करवाइए, जिससे न केवल वो इस फ्री एजुकेशन डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का फ़ायदा उठा सकें, बल्कि कहीं न कहीं ये डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म भी ग्रोथ कर सके। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर। और आज के करंट अफेयर शुरू करने से पहले आपको बताते हैं, आज सिखों के 9वें गुरु जो हुए हैं, गुरु गोविंद सिंह जी, उनका क्या हुआ, शहीदी दिवस के रूप में आज इसको मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि जब मुगल शासक औरंगजेब ने इनको इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहा, तो तब उन्होंने इसको नहीं अपनाया, तो उनको कैद कर लिया गया और आज ही के दिन अर्थात 24 नवंबर सन 1675 में इनको क्या किया गया था, चांदनी चौक में, जो कि दिल्ली में स्थित है, वहां पर इनको फांसी दे दी गई थी। अगर इनके बारे में बात की जाए, तो ये न केवल एक कवि और समाज सुधारक विचारक थे, बल्कि इन्होंने क्या किया, सिर्फ धर्म गुरुओं को इन्होंने ये बोला कि शिक्षा देना भी काम नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर हथियार भी उठाए जा सकते हैं। तो ये एक योद्धा के रूप में भी थे। तो आपने सुना होगा, तीतर से मैं बाज लड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह कहलाऊं, ये उन्हीं के बारे में कहा जाता है। और इनके सम्मान में पंजाब में तो इनको काफी सम्मान मिला ही है, बल्कि अगर अपने देश स्तर पे देखें तो हॉकी की एक प्रतियोगिता है जिसका नाम है अखिल भारतीय गुरु तेग बहादुर गोल्डन कप। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि अखिल भारतीय गुरु तेग बहादुर गोल्डन कप किस खेल से संबंधित है, कि तो हॉकी से संबंधित है, वो इनके नाम पर ही रखा गया है। आइए अब करते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर्स के बारे में बातचीत। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस द्वारा ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021 जारी कर दी गई है और इसमें ये दिखाया गया है कि कैसे लोकतंत्र की क्या-क्या कमियां आ रही हैं। आज इसके बारे में देखेंगे। इसके अलावा घरेलू कामगारों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण की पहली प्रकाशन किया गया है, जिसको केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियां संबंधी कानून को फिर से लागू करने की कार्रवाई की जा रही है। समृद्ध संसाधन युक्त इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका के बढ़ते वर्चस्व को देखते हुए चीन द्वारा 10 देशों के संगठन, जिसका नाम क्या है, आसियान है, उसके साथ सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी हेतु संबंधों को बढ़ाने और साथ ही साथ दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, जिसे हम आसियान बोलते हैं, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, के लिए लगभग 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की विकास सहायता देने की घोषणा की है, जिससे कि उसका वर्चस्व यहाँ पे बढ़ सके और अमेरिका के वर्चस्व को काउंटर कर सके। इसके अलावा आज हम बात करेंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में, क्योंकि जो कृषि कानून बिल जो 3 थे, उनको पीएम मोदी ने वापस ले लिया है। तो वापस लेने के बाद भी किसान अभी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग के ऊपर अड़े हैं, तो उनके बारे में हम जानेंगे। इसके अलावा आज के करंट अफेयर में बात करेंगे सुएज नहर के बारे में और बात होगी पिग्मी हॉक के बारे में, जो आपके कहीं ना कहीं क्वेश्चन आते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले उन टॉपिक्स को जो यूपीएससी के सिलेबस सामान्य दिन 2 से लिंक हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि लोकतंत्र में सिविल सेवा या लोकतंत्र की कुछ खासियतें बताइए, तो सिविल सेवा के लिए क्या जरूरी है, उसमें बात होगी। तो रिपोर्ट ये कह रही है कि तानाशाही में लगातार वृद्धि हो रही है। लोकतंत्र के हिसाब से लगातार जो गांधी जी चाहते थे कि हमेशा सरकार ऐसी बने जो लोगों के द्वारा समर्थित हो, तो अभी रिपोर्ट ये कह रही है कि लोकतंत्र में क्या है, तानाशाही बढ़ती जा रही है। इसको जारी किया है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस ने। नाम है ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021। अगर इस रिपोर्ट का मोटा मोटी देखें, तो इसमें ये चीजें उल्लेख की गई हैं कि 3 प्रमुख जो प्रकार है, सब टाइप है, उन्होंने बात की है लोकतंत्र शासन की, साथ ही साथ बात की है मिश्रित शासन की और बात की सत्तावादी शासन की। अर्थात कि पूरे वर्ल्ड में यहाँ 3 टाइप की शासन है, या तो डेमोक्रेटिक शासन है, या फिर हाइब्रिड है, या फिर क्या है, ऑथोरिटेरियन है। मतलब क्या है, या तो कोई सत्तावाद है, एक लोगों के ऊपर है, ऑथोरिटी के ऊपर पूरा चल रहा है, या लोकतंत्र के ऊपर चल रहा है, या फिर 2 मिक्स रूप से चल रहे हैं। तो जो मिश्रित शासन और सत्तावादी शासन है, वो दोनों क्या है, गैर लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां हैं,
और इनको इसी रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो डेमोक्रेसी का आपने देखिए पार्टिसिपेटरी एंगेजमेंट होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, फंडामेंटल राइट्स की बात करें, चेक्स ऑन गवर्नमेंट के ऊपर रुकावट हो, इम्पार्शियल एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये सारी बातें फिर उसके सब टाइप दिए हैं, वो आप इनको देख लीजिएगा। तो इन सब खासियत मानी जाती है कि डेमोक्रेसी के पिलर होते हैं पॉलिटिकल की सरकार पे आप रोक लगा सकें, आपके फंडामेंटल राइट सुरक्षित रहें, आपका उसमें लगातार सहयोग बना रहे। तो इन सब बातों को देखते हुए जो रिपोर्ट आई है उसमें प्रमुख बिंदु क्या निकले हैं कि वर्ष 2020 में जो ऐसे देश थे जहाँ पे सत्तावादी शासन है, अर्थात जहाँ पे किसी खास एक पार्टी का शासन है, वो ऐसे देशों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जबकि लोकतंत्र की तरफ देखें तो उसकी तुलना में लोकतंत्र कम होता जा रहा है। तो वर्ष 2020 में सत्तावादी देशों लगातार ग्रोथ कर रहे हैं, जबकि 7 देश मात्र ऐसे हैं जो कैसे हैं, जो लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि 20 देश किस तरफ बढ़ रहे हैं, सत्तावादी शासन की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पर किसी एक खास तरीके की पार्टी का शासन चल रहा है। और जो आपने देखा महामारी है, इसके बावजूद जो नकारात्मक प्रकृति है वो 5 साल के अवधि में लगातार बढ़ी हुई है, नेगेटिविटी बढ़ रही है। वर्ष 1970 के दशक में जो लोकतंत्रीकरण की तीसरी लहर की शुरुआत हुई थी, अब क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, लगातार नेगेटिविटी आ रही है। अगर स्थापित लोकतंत्र सहित हम बात करें, कई देशों में लोकतांत्रिक रूप से जो निर्वाचित सरकारें हैं वो क्या कर रही हैं, वो भी किस तरफ बढ़ रही हैं, वो सत्तावादी रणनीति अपना रही हैं, एक खास सत्ता की तरफ झुक रही हैं। अगर टोटल हम विश्लेषण की बात करें तो रिपोर्ट में ये बात कही गई है कि भारत और ब्राजील के मामले को देखा जाए तो पीछे जाने के सबसे चिंताजनक उदाहरणों में शामिल मामलों के रूप में बताया गया है कि भारत और ब्राजील में ज्यादातर क्या है, सत्तावादी रुख हो रहा है, लोकतांत्रिक यहाँ पे मजबूती कम हो रही है। हालांकि भारत को एक मध्यम स्तरीय प्रदर्शन करने वाले डेमोक्रेसी की श्रेणी में इसमें रखा गया है। अगर आपको ज्ञात होगी वर्ष 2002 में बात की जाए, जब 21वीं शताब्दी में हम प्रवेश कर रहे थे, तो ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट ने हमें मीडिएटर प्रदर्शन करने वाले लोकतंत्र में तब से बनाया हुआ है। तो यहाँ पे अभी भी डेमोक्रेसी की बात की जा रही है। अगर बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ के जो 3 देश हैं, हंगरी, पोलैंड और स्लोवानिया, इनमें भी लोकतांत्रिक जो पतन है वो चिंताशील स्थिति बना हुआ है, यहाँ पर भी सत्तावादी रुख अपनाया जा रहा है। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो इन्होंने किस आधार पर माना है कि देश में लोकतंत्र स्थापित है या नहीं। इन्होंने वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट अर्थात प्रतिनिधि सरकार, लोगों के मौलिक अधिकार, सरकार पर नियंत्रण कैसा है, निष्पक्ष प्रशासन होना चाहिए और भागीदारी है। ये 5 विशेषताएं इस रिपोर्ट को बताती हैं कि वहाँ पे लोकतंत्र अगर इन चीज़ों पे खरा उतरता है तो क्या है, वहाँ पे लोकतंत्र स्थित है, वरना नहीं है। बात करेंगे घरेलू कामगारों के बारे में, सर्वेक्षण के बारे में। पहला सर्वेक्षण जो कि जनसंख्या के जो अतिसंवेदनशील वर्ग हैं उनके लिए कौन सी योजनाएं बनाई जा रही हैं, उनसे उन्हें क्या लाभ हो रहा है, क्या मुश्किलें आ रही हैं, इस सर्वेक्षण को केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने जारी किया है। तो घरेलू कामगारों के लिए रिपोर्ट जारी की गई है। अगर इसके बारे में डिटेल में देखें तो इस सर्वेक्षण में पहली बार अखिल भारतीय सर्वेक्षण श्रम ब्यूरो इसमें दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, ये राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जितने भी घरेलू रूप से काम करने वाले लोग हैं या फिर ऐसे लोग जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर अर्थात अनौपचारिक रोजगार में संलग्न व्यक्ति हैं, साथ ही साथ प्रवासी और गैर प्रवासी कामगारों की संख्या, नियोक्ताओं के घरों में रहने वाले तथा बाहर रहने वाले घरेलू जो कामगार हैं उनका अनुपात कैसा है, उनके वेतन कैसे मिलते हैं, उनकी सोशल इकोनॉमिक फैक्टर क्या है, इन सबको इसमें शामिल किया गया है। ये सर्वेक्षण लिव इन या लिव आउट घरेलू कामगारों को, जो घर के अंदर रहते हैं काम, वो लिव इन, या घर के बाहर रह के काम करते हैं लिव आउट, ऐसे घरेलू कामगारों के अनुमान लगाने, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के घरों में काम करने वाले जो घरेलू कामगार हैं उनकी औसत संख्या का जो डिटेल एनालिसिस है उसके बारे में बात की गई है। अगर इस नीति के मसौदे की बात की जाए तो घरेलू कामगारों का जो राष्ट्रीय नीति मसौदा है उसको वर्तमान में केंद्र सरकार के पास विचाराधीन रखा गया है। इस नीति को अंतिम रूप देने के पश्चात देश में लगभग 50 लाख घरेलू कामगार हैं, उनको इससे लाभ होगा, जिसमें न केवल जो घरेलू में जो काम जिन नौकरानी बोलते हैं, नौकरानियों को फायदा मिलेगी, बल्कि कहीं न कहीं ड्राइवर सहित भी इस क्षेत्र में शामिल होंगे और उनके भी सुरक्षा के कार्यों को देखा जाएगा। और इसकी विशेषताएं क्या है, उनको समावेशन मिलेगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, वो अपना संगठन बना सकेंगे, आपको स्किल डेवलपमेंट में फायदा मिलेगी, दुर्व्यवहार और शोषण से थोड़ी सुरक्षा मिल जाएगी, आपको आपकी अदालतों में पहुंच बढ़ जाएगी। तो इससे पहले अगर देखें कि सरकार ने क्या क्या काम किए, तो ये जो पोर्शन है ये आपको जब भी कोई आप आंसर राइटिंग करेंगे यूपीएससी या यूपीपीसीएस में या किसी भी स्टेट के पीसी एग्जाम में, वहां पर इसको सहायता मिलेगी। जैसे केंद्र सरकार द्वारा घरेलू कामगारों सहित जितने भी असंगठित कारीगर हैं उनको सोशल सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 इसको लागू किया है। इसके अलावा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाई गई है, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाई गई है,
जननी सुरक्षा योजना जो कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाई गई है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जैसी सामाजिक सुरक्षा पहले चलाई जा रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के साथ साथ आम आदमी बीमा योजना, ये सारे असंगठित क्षेत्रों के लिए चलाए जा रहे हैं और उनकी पात्रता के आधार पर उनको 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के भीतर उनको जीवन और डिसेबिलिटी के बीच उनको सुरक्षा दी जाती है। इसके अलावा घरेलू कामगारों को पेशेवर बनाने के लिए और उनका करियर को आगे बढ़ाने के लिए कौशल विकास मंत्रालय द्वारा स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम और घरेलू कामगार क्षेत्र कौशल परिषद भी स्थापित किए गए हैं। बात करेंगे आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियां संबंधी कानून को फिर से लागू होने कार्रवाई हेतु। तो आंध्र प्रदेश जो विधानसभा है उसने आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण एवं सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास अधिनियम अर्थात आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजनल एक्ट 2020, जिसमें 3 राजधानियों को स्थापित करना इसका उद्देश्य है, तथा आंध्र प्रदेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम 2020 कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी रिपील एक्ट ऑफ 2020 को निरसित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। तो सरकारी नीतियां जो कि समाज में क्या बदलाव लाएंगी उससे संबंधित ये विषय है। तो सरकार द्वारा जो आपको पता होना चाहिए, आंध्र प्रदेश ने कौन सी राजधानी बनाई थी? अमरावती। तो अमरावती में भूमि देने वालों को गलत धारणाओं को दूर करने, जो अमरावती क्षेत्र जिनकी भूमि गई है उनकी धारणाओं को दूर, गलत जो धारणाएं बन गई उनको दूर करने, साथ ही साथ हाई कोर्ट में याचककर्ताओं द्वारा उठाए गए इसकी वैलिडिटी पर स्थिति स्पष्ट करते हुए एक अधिक व्यापक कानून लाने की योजना बनाई है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है? क्योंकि जो पहले पारित किए गए जो अधिनियम है उनको निरस्त करने का उद्देश्य विकेंद्रीकरण की नीति को और अधिक स्पष्टता प्रदान करना है, जिससे लोगों के वर्गों को एक विस्तृत विवरण मिल सके। विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि सत्ता किसी एक तरफ ना रहे बल्कि सबके हाथ में आए, मतलब कि मालिक एक ना हो, सभी मालिक हों जिन लोगों ने भूमि दी है। अगर 3 राजधानियों की बात करें तो 31 जुलाई को राज्य सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश में विकेंद्रीकरण एवं सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास अधिनियम 2020 तथा आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास निरसरण अधिनियम 2020 को अधिसूचित किया गया था। इसमें क्या किया गया था कि आंध्र प्रदेश राज्य की 3 राजधानियां निर्धारित की गई थी। अमरावती को उसकी विधायी राजधानी, विशाखापट्टनम को उसकी कार्यकारी राजधानी और कुर्नूल को उसकी न्यायिक राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी। अर्थात आम्र अमरावती थी वो लेजिस्लेटिव कैपिटल होती, विशाखापट्टनम एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल होती और कुर्नूल क्या होती? 3 राजधानी जो इसकी जुडिशरी कैपिटल होती। ठीक है, तो अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। तो इसकी आवश्यकता उनका राज्य सरकार का ऐसा कहना है कि राज्य के अन्य हिस्सों के अगर हम उपेक्षा करेंगे तो अगर एक विशाल राजधानी शहर बनाने के विरुद्ध है, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर जैसे एक ही जगह राजधानी होगी तो केवल वहां का विकास होगा, जबकि हम अलग अलग राजधानियां करेंगे तो सभी क्षेत्रों का समान रूप से विकास होगा। साथ साथ आंध्र प्रदेश की राजधानी के लिए उपयुक्त स्थान का सुझाव देने के लिए जो उन्होंने समितियां बनाई थी उनकी सिफारिश आई थी कि आप डिसेंट्रलाइज करिए, विकेंद्रीकरण करिए, बल्कि एक जगह राजधानी न लाइए, अलग अलग जैसे लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानियों को अलग बनाइए। इन समितियों पर जो जस्टिस बी एन श्रीकृष्ण समिति है, इसके अलावा के शिव रामन कृष्ण समिति है तथा जी एन राव समिति है, इनका उल्लेख किया गया था। इन सभी ने विकेंद्रीकरण की बात कही थी। तो इसमें समस्या क्या है कि एक क्या होता है कि आप इन सब चीज़ों को एक साथ क्या करें, समन्वय कर पाएँ और एक साथ चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन करवाएँ, इसमें मुसीबत हो सकती है। क्योंकि अगर आपने कोई कार्य विधायिका को कार्यपालिका को सौंपा है तो विधायिका की राजधानी अलग है, कार्यपालिका की आपकी विशाखापट्टनम में, विधायिका की अमरावती में, और उसमें कोई न्याय की बात आएगी तो कुर्नूल है, तो अलग अलग जगह अगर जाएंगे इससे क्या होगा, कार्य में थोड़ी कार्य क्षमता में थोड़ी कमी आएगी। साथ ही साथ परमानेंट लागत भी इससे बढ़ेगी, क्योंकि कार्यकारी जो राजधानी विशाखापट्टनम है और जो दूसरी राजधानी कुर्नूल है इनके बीच में 700 किलोमीटर, जो कि लेजिस्लेटिव राजधानी अमरावती उसके बीच में 400 किलोमीटर दूरी है। तो क्या होगा, अमरावती तक कुर्नूल के मध्य में 370 किलोमीटर की दूरी है। इससे क्या होगा, इसमें अगर कोई आपको एक दूसरी जगह काम है अगर, तो आपकी दूरी और समय के साथ साथ क्या होगा, कहीं ना कहीं लागत बढ़ेगी। अगर हम देखें इससे पहले एक से अधिक राजधानी वाले भारत में और कौन से राज्य हैं, तो महाराष्ट्र में क्या है, मुंबई और नागपुर है। तो यहाँ पर क्या है, जो नागपुर है वो राज्य की विधानसभा की शीतकालीन सत्र होता है। कहाँ पर? नागपुर में, वैसे मुंबई में होता है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो शिमला की इसकी राजधानी है, जबकि धर्मशाला में शीतकालीन सत्र इसमें आयोजित होता है। जो पूर्व में जम्मू और कश्मीर था वहां पर भी जम्मू, श्रीनगर और जम्मू क्या था, 2 राजधानियां थी। अगर हम देखें भारत के नक्शे में तो ये जो जगह है, ये जगह है आपका आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में जो बात कर रहे हैं ये कहाँ पर, विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल, इन 3 जगहों पर ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर 3 राजधानियां बनाई जाएंगी। कुर्नूल में जुडिशरी,
अमरावती में आपकी लेजिस्लेटिव और विशाखापट्टनम में एडमिनिस्ट्रेटिव। बात करेंगे आसियान सम्मेलन के बारे में, क्योंकि जब अमेरिका का वर्चस्व बढ़ रहा है तो एशिया में अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए चाइना ने क्या किया है, 1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सिफारिश की है इन आसियान देशों के साथ। ये महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, उनसे संबंधित टॉपिक है। तो चीन के इस टाइम राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग ने आसियान चीन वार्ता के संबंध में जो 30वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है उसके लिए क्या किया है, चीन विशेष शिखर सम्मेलन की घोषणा की है। उनका ये भी कहना है कि चीन कभी भी आधिपत्य जमाने का प्रयास नहीं करता है, सुप्रीमेसी नहीं चाहता है, और साथ ही साथ जो छोटे देश हैं उनको ना दबाता है ना उनके आकार का अपना लाभ उठाता है, बल्कि क्या करता है, कोशिश करता है कि लड़ाइयाँ दूर हों, जो कहीं ना कहीं इसके नेचर के विपरीत बात है। तो इसमें आसियान आपको करंट में आ गया, तो आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये एशिया प्रशांत क्षेत्र के उत्तर औपनिवेशिक देश हैं जो बाद में आज़ाद हुए हैं, उनके मध्य बढ़ते हुए तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देते हैं। इनके अगर आदर्श वाक्य की बात की जाए तो इनका आदर्श वाक्य है एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय, अर्थात वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। और इनका सचिवालय कहाँ पे, जकार्ता में। और जकार्ता कहाँ स्थित है, इंडोनेशिया में। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। 1967 में इसकी बैंकॉक जो घोषणा हुई थी उसके इसमें इसको स्थापित किया गया है। इसके 10 देश कौन कौन से हैं, ब्रुनोई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम है। इस इतना ही आप जानिए, काफ़ी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूनतम समर्थन मूल्य, क्योंकि लगातार जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कृषि सहायता के बाद जो किसान लगातार आंदोलन कर रहे थे, कृषि बिल वापस हुए हैं, लेकिन कहीं न कहीं अभी भी एमएसपी की बात पे रोड़ा अटका हुआ है। तो एमएसपी होता क्या है, क्या और क्या डिटेल है, ये आप अच्छे समझ लीजिए। एमएसपी अर्थात मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको न्यूनतम समर्थन मूल्य के नाम से जाना जाता है। ये फसल का उतना न्यूनतम मूल्य होता है जिस पर क्या करती है सरकार, किसानों के फसल की खरीद करती है। वर्तमान अगर बात की जाए तो आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है वो खरीफ और रबी दोनों मौसम में उगाई जाने वाली लगभग जो टोटल फसलें 23 हैं उनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करती है। तो आप ध्यान रखना, फसलें रबी वाली जो सर्दी में उगाई जाती हैं, खरीफ जो क्या कहते हैं बारिश में उगाई जाती हैं, इनको इन फसलों में अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि एमएसपी के तहत कितनी फसलों में खरीद की जाती है तो उनकी संख्या कुल कितनी है, 23 है। और हम बात करें कि एमएसपी की हम कैसे गणना करते हैं, तो गणना का मतलब क्या है, अगर आपने कोई किसान फसल उगाता है तो उसकी जितनी भी लागत आती है तो उस लागत का लगभग 1.5 गुना कीमत देने की कोशिश सरकार करती है। वर्ष 2018-19 के अगर केंद्रीय बजट में बात की जाए तो उनकी घोषणा के अनुसार एमएसपी को उत्पादन लागत के 1.5 गुना बराबर रखा जाएगा। अगर आपकी लागत 100 रुपए है तो सरकार कोशिश करती है आपको 150 रुपए में चीजें खरीदे। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग अर्थात कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस की उसकी स्थिति पर एक वर्ष में कितनी बार किया जाता है, 2 बार किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, कृषि लागत मूल्य आयोग के द्वारा। और ये क्या है, ये वैधानिक निकाय है जो कि खरीफ और रबी मौसम की कीमतों की सिफारिश करने वाली अलग अलग रिपोर्टें तैयार करता है। तो एमएसपी जो उत्पादन लागत है इसमें कौन, जैसे आपने बोला कि उत्पादन लागत का 1.5 गुना, तो उत्पादन लागत कौन कौन सी ये लोग मानते हैं, इसमें उत्पादन लागत में मानते हैं A2 प्लस FL तथा C2 लागत दोनों को ध्यान में रखा जाता है। तो पहले देखें A2 लागत क्या होती है। तो A2 लागत में क्या होता है, किसान द्वारा सीधे नगद रूप में जो भी बीज, खाद, कीटनाशक, मजदूरों की मजदूरी, जो भी आपने इसे ईंधन लगाया है वहां पर सिंचाई करने के लिए आदि पर जो इतना भुगतान होता है उसको A2 लागत बोलते हैं। जबकि एफएल लागत क्या होती है कि जो उनका जो खुद का जो अवैतनिक पारिवारिक श्रम है, उसमें जो खुद उनके परिवार के लोग लगे हुए हैं उनका क्या होता है उसको बोलते हैं एफएल बोलते हैं। तो इसकी यानी कि A2 जो उनके जो उन्होंने नगद लगाया है और खुद उसमें जितना इन्वॉल्व हुए हैं उसको बोलते हैं एफएल, इनको शामिल कर लिया जाता है। और C2 लागत में कुल नगद लागत प्लस किसानों के पारिवारिक जो पारिश्रमिक है, उसके अलावा इन दो को जोड़ के खेत में जो उनकी जमीन उसका किराया कितना होगा और कुल कृषि पूंजी पर लगने वाला जो ब्याज और उस किराए का ब्याज जो होगा उन सबको शामिल करके क्या होता है तब C2 निकाला जाता है। पहले A2 फिर FL फिर C2। A2 में केवल जो नकदी चीजें डालता है किसान वो, FL में जो उसने हमें घर का उसने खर्चा लगाया वो, और C2 में क्या होता है इन दोनों के अलावा जो आपकी जो जमीन है उसका किराया और उसका ब्याज मिलाकर शामिल किया जाता है। तो अगर एमएसपी की सीमाएं देखें, ऐसा नहीं एमएसपी बहुत अच्छा कार्य है, लेकिन एमएसपी की सीमाएं देखें इसमें क्या है, इसमें प्रमुख समस्या क्या है कि यहाँ पर गेहूं और चावल की तो खरीद अच्छी होती है, बल्कि अन्य जो फसलें हैं उनकी खरीद अच्छी होती नहीं है। साथ ही साथ गेहूं और चावल की खरीद फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय खाद्य निगम के द्वारा पीडीएस के तहत नियमित रूप से की जाती है, बल्कि अन्य फसलों की नहीं की जाती है। चूंकि राज्य सरकारों द्वारा इसमें अंतिम रूप से अनाज की खरीद की जाती है। ध्यान रखना एमएसपी में सरकार कौन खरीद करता है,
राज्य सरकार अनाज खरीद करते हैं। तो जिन राज्यों में अनाज की खरीद पूरी तरह से सरकार द्वारा की जाती है, वहाँ के किसानों को तो अधिक लाभ होता है, जबकि कम खरीद करने वाले जो राज्य हैं, वहाँ के किसानों को घाटा होता है। अगर सरकार वहाँ पे सही से अपना महत्व अपनी आकांक्षा नहीं दिखाती है, जागरूकता नहीं दिखाती है, तो वहाँ पर किसान को उतना फायदा नहीं मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर बिचौलियों, कमीशन एजेंटों, साथ ही साथ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो मार्केट कमेटी है, उनके अधिकारियों पर भी निर्भर रहता है कि वो उनको किसानों को झंझट में ना डालें, अच्छे से अगर खरीद करें। लेकिन अगर वहाँ के एजेंट, बिचौलिए और ये अधिकारी लोग अगर सही से वर्क नहीं करते हैं, तो भी एमएसपी का सही से लाभ नहीं मिलता है। आइए बात करते हैं सुएज नहर के बारे में। तो सुएज नहर जो कि मिस्र में अवस्थित कृत्रिम रूप से बनाई गई नहर है, जो समुद्री स्तरीय जल मार्ग है। इस नहर को सुएज के स्थल जल डमरू मध्य इस्थुमस से होकर उत्तर दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है। स्थल जल डमरू मध्य मतलब क्या होता है? स्थलों को जोड़ने वाली ये नहर है, जिसको इंग्लिश में इस्थुमस कहते हैं। सुएज नहर अफ्रीका और एशिया को विभाजित करते हुए किसको जोड़ती है? ये क्वेश्चन आपसे आएगा, तो ध्यान रखना। भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन जोड़ता है? वो है सुएज नहर। ये कोई प्राकृतिक नहर नहीं है, जबकि इसको कृत्रिम रूप से बनाया गया है। ये नहर यूरोप और हिंद महासागर और साथ ही साथ पश्चिमी प्रशांत महासागर के आसपास के देशों के बीच सबसे छोटा समुद्री मार्ग है। यह विश्व का सर्वाधिक इस्तेमाल किया जाने वाला जहाज मार्गों में से एक है, और कुल वर्ल्ड के जो इतना व्यापार होता है उसका 12% कहाँ से होता है? सुएज नहर से होता है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे सुएज नहर से क्वेश्चन आ जाए तो किन दो सागरों को जोड़ता है? ये आपका यहाँ पे लाल सागर। आपको यहाँ पे मैंने आपको बता दिया सुएज नहर किसको जोड़ता है। यहाँ पर आपने देख लिया भूमध्य सागर को लाल सागर जोड़ता है, तो ये आपका मेडिटेरियन सी है इधर। इसको किससे जोड़ता है? यहाँ पर इस जगह से लाल सागर, और लाल सागर से होता हुआ कहाँ पे आ जाता है? अरब सागर में आ जाता है। ये शॉर्टकट देता है यूरोप और एशियन कंट्रीज को। यहाँ पर कौन कौन से देश इसमें देखिए, सुएज कैनाल की जो आपको दिखाई पड़ रही है, यहाँ पे सुएज कैनाल है। ये आपका रेड सी है, इधर इंडियन ओशियन है, यहाँ सूडान है, इधर आपका मेडिटेरियन सी है। इन सबको जोड़ने का ये काम करता है, तो ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं एग्जाम में आ जाता है। बात करेंगे पिग्मी हॉक के बारे में। तो पिग्मी अगर हॉक की बात की जाए तो पिग्मी हॉक क्या है? विश्व के सबसे दुर्लभ और सबसे छोटे जंगली सुअर है। सीधा याद रखिएगा, पिग्मी हॉक कौन है? जंगली सुअर है, बहुत छोटे होते हैं। ये हिमालय के दक्षिणी तलहटी में घने जलोढ़ जो घास के मैदान होते हैं, वहाँ के मूल निवासी हैं। ये भारत की स्थानीय प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं, जो कि उत्तर पश्चिमी असम के जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है उसके आसपास बहुत कम स्थानों तक अभी सीमित है। तो ध्यान रखना, प्रेजेंट टाइम में ये असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। तो हाँ, यहाँ से आपको क्या याद रखना होगा कि मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के अंदर स्थित है? वो असम के अंदर है। जंगलों में अगर इनकी आबादी देखें तो अब लगभग केवल 250 के आसपास ही बची है, और ये विश्व के सबसे संकटग्रस्त स्तनधारियों में से एक है। अगर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की लाल सूची की बात की जाए तो इनको वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड अर्थात गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में रखते हैं। जबकि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की पिग्मी हॉक को अनुसूची 1 के प्रजाति में शामिल किया गया है। तो ये है पिग्मी हॉक, छोटे छोटे जंगली सुअर हैं। इनके बारे में बात की गई है। ये एक संकट की स्थिति में इनकी जनसंख्या बहुत कम रह गई है, इसलिए चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसी के साथ जितने करंट अफेयर उनका एनालिसिस है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये हेल्प करेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इसका पीडीएफ फॉर्म चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल अकाउंट लिखिए। अगर आप इसमें कोई चेंजमेंट चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं, तो उनके बारे में लिखिए। अगर कोई आपको दिक्कत है उसके बारे में लिखिए, इनको दूर करने की पूरा प्रयास किया जाएगा। नहीं तो मिलेंगे अगले एक वीडियो में, नए सेशन में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकाश अध्याय के साथ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।